आपका मेज़बान फ़ादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी यूके। जैसा आप जानते हैं कि मुकालमा टीवी पर हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ फ़नकारों से, दानिश्वरों से और तख्लीक़कारों से करवाते हैं। इनमें शायर भी हैं, अदीब भी हैं, गुलूकार भी हैं, मौसीक़ार भी हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलसल मेहनत और रियाज़त से मुआशरे में अपना नाम पैदा किया और वो हमें हर तरह से इंस्पायर करते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान हैं वो हैं निश आशिर। निश जो हैं वो नामवर गुलूकारा हैं और खुदा ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाज़ा है। वो बचपन से ही गा रही हैं, मौसीकी के साथ वाबस्ता हैं और खुदा ने उन्हें इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता की है। सोशल मीडिया की बात करें तो उसपे उन पे लाखों की तादाद में उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है और हम जानते हैं कि हमें अपने फ़नकारों पर फ़ख्र है। अ निश से पहले जो है वो बहुत सारे कुछ नाम हैं, मशहूर नाम हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। उनमें ए नैयर जो है बहुत बड़ा नाम उसके अलावा सलीम रज़ा, आयरीन परवीन, बेंजामिन सिस्टर्स, एसपी जान और इसके अलावा भी बहुत सारे जो नए सिंगर्स हैं, मसीही सिंगर्स। तो हमें फ़ख्र है अपने सिंगर्स पे, उनकी मेहनत पे और जो खुदा ने उन्हें खुदादा सलाहियतें दी हैं उनकी वजह से। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। वेलकम कहते हैं निश आशिर को। निश वेलकम टू द मुकालमा टीवी। Thank you so much. तो निश आज आपसे बातचीत होगी आपके फ़न के हवाले से, जो आपका करियर है उसके हवाले से और नाज़रीन जो है मुकालमा टीवी के वो साथ-साथ जो मौसीकी है जो खुदा ने आपको बहुत प्यारी आवाज़ दी है उससे भी महज़ूज़ होंगे। और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जो नाज़रीन हैं मुकालमा टीवी के, उनको आप अपने ख़ानदानी पस-मंज़र के हवाले से बताइए और ख़ास तौर पे अपनी एजुकेशन जो है उसके हवाले से भी ज़िक्र कीजिए। ठीक है। मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे से छोटी 2 और बहनें हैं, तो टोटल में हम 3 सिस्टर्स हैं एंड देन मदर, फादर एंड मेरा एक डॉग भी है। येस, ओके। एजुकेशन वाइज़ मैंने अभी भी रिसेंटली कॉलेज खत्म किया है जिसमें मैंने म्यूज़िक स्टडी किया, तो अभी मैं एक छोटा-सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आगे। येस। ओके, ओके, ओके। तो निश जो हम देखते हैं कि आपका जब जो फ़नी सफ़र जो है वो बहुत यंग एज में शुरू हुआ और मुझे पता चला कि 6 साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया आप इस फ़ील्ड में। तो ये पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं शायर हूँ गीत लिखता हूँ और मौसीकी से भी गहरा ताल्लुक है। तो ये कैसे अब पता चल जाता है? क्योंकि शायरी में आप देखते हैं पता चल जाता है कि जो जो फ़न है कई बार जो लोग इर्द-गिर्द होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो ये कैसे सिलसिला जो है ये शुरू हुआ? आई थिंक बिकॉज़ मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे तो उस टाइम नहीं नोटिस हुआ बट मेरी फैमिली ने बहुत जल्दी ये पिक कर लिया था कि मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है एंड मैं प्रोबेबली इसी फ़ील्ड में जाऊँगी बड़े होके। तो इट वाज़ माय फादर एंड माय मदर जिन्होंने नोटिस किया कि मेरा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। छोटे होते हुए मैं घर में गाने बहुत गाती होती थी एंड म्यूज़िक सुनना तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड देन बस तभी से स्टार्ट हो गया, मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया कि मुझे म्यूज़िक का शौक है। एंड देन जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई फिर ये इंटरेस्ट और क्लियरर होता गया एंड देन बस वहीं से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। सो बहुत छोटी एज में इट वाज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं यही करना चाहती थी। जी, जी। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने ज़िक्र किया पेरेंट्स का, मैं समझता हूँ कि उनकी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। जब वो बच्चों को उनके फ़ील्ड के लिहाज़ से सपोर्ट करते हैं तो वो फ़न जो है वो और निखरता है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा निशा आप ये बताइए क्योंकि आपका 11 साल की उम्र में पहला एल्बम जो है, ये बड़ी कामयाबी है कि मैं समझता हूँ कि 11 साल अभी बड़ी छोटी उम्र होती है। तो आपका पहला एल्बम जो है वो मज़हबी गीतों पर रिलीज़ हुआ और मुझे याद है इस एल्बम के हवाले से मैं उस वक़्त इटली में था और यहाँ से हमारा एक दोस्त गया तो वो आपकी सीडी जो है हुँ। वो यहाँ से लेके गया, उसने शायद खरीदी या कैसे और उसने मुझे मेरा ख़्याल मेरी सालगिरह थी तो उस पे उसने मुझे दी और मैंने सुना उसमें और वो बड़ा प्यारा गीत था मेरा ख़्याल है तेरा शाफ़ी मेरा शाफ़ी ऐसे कुछ था जी। कुछ। तो इस एल्बम के हवाले से कुछ यादें ताज़ा की। ये एल्बम जो है ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे करियर का स्टार्ट ही मैंने एक रिलीजियस एल्बम से करना चाहा एंड
अगेन ये जो जिस ट्रैक की आप बात कर रही थी एक्चुअली मेरे डैड ने लिखा हुआ है, लाइक द लिरिक्स बाय हिम। तो ओके, 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 या। यस एंड तो इस लिहाज से भी बहुत स्पेशल है ये गीत, एंड ओवरऑल एल्बम भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक तो जैसे आपने मेंशन किया कि 11 साल की एज में मैंने रिकॉर्ड किया था, तो अभी काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को, एंड इट वाज़ माय फर्स्ट थिंग दैट आई रिलीज्ड। ये पहली चीज़ थी जो मैंने रिलीज़ की, सोशल मीडिया पे डाली, यूट्यूब पर डाली, ताकि लोगों को पता लगे मेरे बारे में और थोड़ी-सी फॉलोइंग बिल्ड होना शुरू हो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल मैं चाहती थी कि आई वाज़ थैंकिंग गॉड कि आई हैव दिस गिफ्ट, एंड छोटी एज से ही आई वाज़ एबल टू सिंग लाइक प्रॉपर्ली, और बस इसी वजह से आई वांटेड टू स्टार्ट विद समथिंग रिलीजियस। और तो फिर यस यही मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, व्हिच इज़ व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कमर्शियल साइड शुरू हो गई, लेकिन आई थॉट कि स्टार्ट रिलीजियस एस्पेक्ट से ही शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा स्टार्ट था और खुदा ने उसी में आपको बरकत दी और खुदा ने आपसे काम भी उसी तरह लिया कि आपका आगाज़ जो है वो मज़हबी गीत जो हैं उनसे हुआ और ये बड़ी खुशी की बात है आपने ज़िक्र किया अपने वालिद साहब का, आशिर साहब का कि वो लिखते भी हैं और ये बड़ी अच्छी बात है और वो बड़ा खूबसूरत गीत है और वो मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुआ था, जी। बहुत ज़्यादा सुना जाता था। तो अनीश आप थोड़ा-सा काइंडली बताइए जो जो मौसीकी की बाकायदा तालीम है वो कैसे शुरू हुई और आपने इसमें किस तरह आगे बढ़ी? इसके हवाले से ज़िक्र कीजिए। हुँ। तो इनिशियली जब बिकॉज़ आई स्टार्टेड सिंगिंग बहुत छोटी एज में, तब मुझे एज़ सच तब कोई लाइक नॉलेज नहीं था म्यूज़िक के बारे में, मुझे नहीं पता था कि कैसे इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो जो पहले बेसिक इनिशियल जो चीज़ें थी वो 100% गॉड गिफ्ट ही था। लेकिन तो फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई 11 की एज के बाद, फिर मेरे डैड ने मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ में। हम बैठकर रियाज़ करते थे घर पर जब मैं छोटी होती थी, क्योंकि मेरे फादर ने भी म्यूज़िक सीखा था जब वो छोटे थे। तो फिर जो बेसिक्स उनको आते थे उन्होंने बेसिकली मुझे पास ऑन कर दिए। तो फिर वो ही मुझे हेल्प करते थे लाइक सिंस डे 1। मेरा कोई फॉर्मल टीचर नहीं रहा, सिर्फ माय डैड हैज़ हेल्प्ड मी। तो बस जो उनको आता था उन्होंने मुझे सिखा दिया, एंड देन बस। अच्छा, अच्छा और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके डैड जो हैं उन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की। अच्छा जी। निश ये मौसीकी जो है ये एक ऐसी चीज़ है मैं समझता हूँ कि जैसे शायरी भी है, दूसरे भी फ़ील्ड हैं। हुँ। मैं देखता हूँ कि उनमें आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तो टैलेंट होता है, नेचुरल गिफ्ट होता है खुदा की तरफ से लेकिन उसको मेंटेन करना जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो मौसीकी जो है मुझे पता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रियाज़त की ज़रूरत होती है। तो ये आप किस तरह मेंटेन करती हैं? हर रोज़ कुछ रियाज़ करती हैं? क्या आपकी रूटीन होती है? कुछ इस हवाले से बताइए। जी, रूटीन जो है वो ऑफ कोर्स हर किसी का गला सेम नहीं होता, यू हैव टू ट्रीट इट डिफरेंटली। तो बस यही होता है कि आपको बस अपनी जो वॉइस की पावर है उसको मेंटेन आपको करना चाहिए। रोज़ अगर वो उस एक्सरसाइज में आ जाएगी तो फिर आपके लिए ईज़ियर होता जाएगा। सो बस हाइज़ की प्रैक्टिस, मिड्स की प्रैक्टिस, लोज़ की प्रैक्टिस, और बस ताकि सब फ्लुएंट हो, लाइक आवाज़ शेक नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ की प्रैक्टिस, स्टेबिलिटी की प्रैक्टिस। एंड बस जितनी आप करोगे इट्स यूज़फुल फॉर यू। तो फिर जब आप माइक के सामने जब खड़े होते हैं फिर आपको इतना इंटिमिडेटिंग नहीं लगता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और बिल्कुल। और निश अभी क्योंकि मैंने बड़ा ज़िक्र किया है, बड़ी तारीफ़ की है आपकी आवाज़ की और मैं चाहूँगा कि नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं इस वक़्त वो चाहेंगे कि आप गुनगुनाएँ और अपनी पसंद का कोई भी गाना जो आप सुनाना चाहें सो यू कैन। ठीक है, मैं एक अपना ही एक गाना सुनाना चाहूँगी। अ, फर्स्टली मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। जी। दिस इज़ माय रीसेंट प्रोजेक्ट खुदा और मोहब्बत के नाम से। ये जो प्रोजेक्ट था उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, तो उसकी मैं कुछ लाइनें सुनाती जी, हूँ। जी, ज़रूर, ज़रूर सुनाइए। जी। तावीज़ बना के मैं पहनूँ तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़े से, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारे रक्स में जहां,
करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। थैंक यू सो मच। जी, जी। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो गाना है, क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब पे भी, तो ये 104 मिलियंस लोगों ने इसको वॉच किया और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये द न्यूज़ जो खबरें हैं उसमें भी ये 2 दिन पहले इसकी खबर जो है वो लगी है और आपका उसमें थोड़ा-सा इंटरव्यू भी आया है। तो ये कैसा आपको फ़ील हो रहा है जब उस्ताद नुसरत फ़तेह वो जो उस्ताद राहत फ़तेह अली हैं, उनके साथ आपने गाया, तो ये कैसा तजुर्बा रहा? ये कैसे स्टार्ट हुआ? कुछ इसके हवाले से नाज़रीन को बताइए। स्टार्ट इस तरह से हुआ कि जो इस गाने के कंपोज़र हैं, नवीद निशाद है उनका नाम। बहुत ब्यूटीफुली ये उन्होंने कंपोज़ किया है सॉन्ग एंड उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि हम उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के घर गए। उनके स्टूडियो में बैठकर हमने ये गाना सुना एंड देन आई हैड द चांस टू रिकॉर्ड इट, वो भी उनके सामने, उनके स्टूडियो में। तो ये एक बहुत ऑनर वाली चीज़ है मेरे लिए, इट्स अ ह्यूज थिंग। एंड उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, जैसे ही मैंने वोकल्स किए थे उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और इनकरेज भी किया कि यू नो कि हमें मुझे म्यूज़िक आगे परस्यू करना चाहिए, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, आई शुड डेफिनिटली गो इनटू दिस मोर। और उन्होंने भी बहुत वेल डन कहा, बहुत अच्छे कमेंट्स थे उनके भी। एंड फिर जब ये गाना रिलीज़ हुआ, ऑफ कोर्स मेरी एक्सपेक्टेशंस थी काफ़ी हाई इस गाने से, क्योंकि ये पहला मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था एंड मैं इस प्रोजेक्ट को लेके थोड़ी-सी नर्वस भी थी क्योंकि मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी। एंड वो मैंने किया, आई गेव माय बेस्ट, आई ट्राइड माय बेस्ट एंड देन फिर रिस्पॉन्स एकदम से बहुत अच्छा आना शुरू हो गया। मेरे सोशल मीडिया पर भी इतने लोग मुझे टैग कर रहे थे, अभी भी करते हैं। एंड देन बिफोर आई न्यू इट वो 100 मिलियन क्रॉस कर गया। तो दिस मेरे लिए इट्स सच अ ह्यूज थिंग। ये मेरे लिए मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में से ये सबसे बड़ा हिट है अभी तक का। एंड हिट होने के अलावा द फैक्ट कि इट्स विद उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, वो एक और बोनस ऐड हो जाता है। बिकॉज़ अब मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में से एज़ आई सेड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन। तो आई फील वेरी प्राउड कि मैंने ये अचीव किया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यू शुड सेलिब्रेट दिस। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो इज़्ज़त जो है ये खुदा देता है। और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हिट हो जाती है जो इंसान को और ज़्यादा पॉपुलर कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि इस ये जो गाना जो है, जो आपने गाया राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा, पहले भी आप काफ़ी पॉपुलर थी और बहुत ज़्यादा अभी और आपको शोहरत जो है वो खुदा ने दी है। अच्छा, निशी ये बताइए, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग अ, ब छोटी उम्र से जिनको शोहरत मिलती है, खुदा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है। बाज़ दफ़ा लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम आपको देखते हैं कि आप में बहुत ह्यूमिलिटी है और ये आप उसी तरह मेंटेन किए हुए हैं। तो ये कैसे आप इसको देखती हैं? इस हवाले से आप कमेंट करना चाहेंगे? आई फील लाइक कि अगर सक्सेस या थोड़ी-सी भी अचीवमेंट गेन करने के बाद अगर आप में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए या अगर आप किसी और को कुछ नहीं समझेंगे, तो आई फ़ील लाइक कि आप अपने करियर में फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते। और क्योंकि ना आपको फिर उसके बाद लोगों की रिस्पेक्ट मिलेगी, ना उनका सपोर्ट मिलेगा, ना उनका प्यार मिलेगा, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। आई फ़ील लाइक कि हमेशा हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ समवन जो आपसे बेहतर है। यू नो, यू कैन नेवर बी द बेस्ट। आप जितना मर्ज़ी अचीव कर लें, देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग मोर टू अचीव, यू नो। और अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट से भी अगर इसको देखें, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो गॉड विल टेक अवे द गिफ्ट सिंपली, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप उस गिफ्ट को यूज़ किस तरह से करते हो, आपका रिएक्शन क्या होता है सक्सेस में, यू नो। तो इफ गॉड कैन गिव यू सक्सेस देन ही कैन टेक इट अवे टू। तो एग्ज़ैक्ट यस। एग्ज़ैक्टली। और एक शेर है कि वो बड़ा फनकार निकला जिसको मौका मिल गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो मौके मिलते हैं, जैसे अभी आपको मौका मिला राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ गाने का, और देखें आपको कितना उसका बड़ा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे लोग हैं शायद उनको उस तरह मौके नहीं मिलते, और मैं समझता हूँ कि ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जब हम उनको अवेल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि हम्बल रहना चाहिए। वो खुदा जो हमें इज़्ज़त देता है, अगर हम उसमें
हम्बल नहीं रहते तो वो इज़्ज़त ले भी लेता है क्योंकि ये तो हुँ, साफ वाज़िह तो दैट्स ग्रेट। अच्छा निश ये आफ़ताब इकबाल साहब जो हैं मैं देख समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा नाम है और वो ट्रेंड सेटर्स हैं, ठीक है? उनमें शुमार होते हैं और उनका जो प्रोग्राम है खबरदार उसमें आपने मुतअद्दिद बार मैंने आपकी अपीयरेंस जो है वहाँ पे देखी है। हुँ। तो ये बताइए कैसे हुआ था और किस तरह ये सिलसिला हुआ? आपसे कैसे राब्ता किया गया? और ये जो आपने वहाँ पे गाया, क्या गाया? तो अगर आप वो हमें यहाँ भी सुना सकें नाज़रीन को जो मुकाबला टीवी के। जी। आई थिंक ये 2016 की बात है। इट हैपेंड क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगो। हम पाकिस्तान में थे, मी एंड माय डैड वी वर इन पाकिस्तान एंड उनकी टीम ने हमें अप्रोच किया था एंड देन उन्होंने दे जस्ट आस्क्ड अस कि हम उनके शो के लिए परफॉर्म करें एंड वी सेड येस एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सब ने वहाँ पर भी बहुत अप्रिशिएट किया। इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। गाने ज़्यादातर पुराने उन्होंने डिसाइड किए थे, उन्होंने सजेस्ट किए थे, जो क्लासिक्स थे एंड जब हमने वहाँ पर भी परफ़ॉर्म किया, रिकॉर्ड किया, पूरी टीम ने वहाँ पर बहुत अप्रिशिएट किया और वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ गईं, जब टीवी पर ये प्रोग्राम्स लगे, तब भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सब बहुत पॉज़िटिव था। जी, जी। तो मैं चाहूँगा कि आप वो कोई गाना जो आपने वहाँ पे गाया अगर आप वो गुनगुनाएँ? ठीक है। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स जो मैंने किए थे इट्स वाज़ लग जा गले, लता जी का एक गाना है एंड वो जी। मेरा भी फेवरेट था व्हिच इज़ व्हाई मुझे उसको वहाँ पर भी परफ़ॉर्म करने का बहुत मज़ा आया। तो मैं कुछ लाइन्स सुना देती हूँ। जी, और आज निशा आप साथ गिटार नहीं बजा रही कोई भी और ये वो क्योंकि मुझे पता है कि आप हाँ, वो हाँ, आई कैन इफ यू वांट मी टू। बिल्कुल, वो बिल्कुल, मैं प्लीज़, गिटार सुन प्लीज़ ओके, बजाएँ मुझे पता है कि आप वो बहुत अच्छा प्ले करती हैं, तो ठीक है। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। थैंक यू। वेल डन बहुत खूबसूरत और एक तो आपने ये गाया था मेरा ख़्याल है एक कुछ और भी था एक 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 2 और भी हैं मेरा ख़्याल है, अगर आप एक जी, और सुनाना काफ़ी चाहते थे हैं? आई थिंक 7-8 एपिसोड्स हमने किए थे तो मुझे वो ओके, सही ओके, से या चलें कोई बात नहीं। लेकिन ये एक मुझे याद रहता है बिकॉज़ ये फ़ेवरेट था इसलिए मुझे ये हमेशा याद रहता है। अच्छा, 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 चलें कोई कोई बात नहीं और लेकिन ये बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ में बहुत सूट किया और बहुत थैंक बहुत यू। खूबसूरत लगा। जी। अच्छा आपने मूवी में भी गाया और बड़ी अच्छी बात है। आई नो दैट इट्स एट द एज ऑफ 17 और मैं समझता हूँ कि इतनी यंग एज में और एक तरफ वैसे इंसान खुश होता है कि यंग एज होती है उसमें और फिर जब कामयाबी मिल रही होती है तो वो ये कैसा तजुर्बा रहा और कौन-सा वो गाना था, कौन-सी मूवी थी जिसके लिए आपने गाया? सो एज़ यू सेड ये जब मैं 17 की थी ये तब रिलीज़ हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था। ये मूवी का नाम है वजूद एंड जो ट्रैक्स किए थे वो एक टाइटल ट्रैक था वजूद है तू के नाम से और एक और मूवी में ट्रैक था तेरे बिन के नाम से और ये दोनों डुएट्स हैं साहिर अली बग्गा के साथ, तो हम दोनों ने ये दोनों गाने गाए एंड इट इज़ माय मूवी डेब्यू एज़ वेल। जी, जी। और मैं समझता हूँ कि साहिर अली बग्गा जो है वो भी बहुत बड़ा नाम है जी, बिल्कुल। सिंगिंग सिंगिंग में। अच्छा आपने ना सिर्फ साहिर अली बग्गा के साथ बल्कि
अहमद जहान ज़ेब जो हैं, फरहान सईद और राहत फ़तेह अली खां और भी बहुत सारे हैं। तो ये कैसा लगता है जब आप अपने सीनियर के साथ परफ़ॉर्म करती हैं या जो तो क्या कुछ सीखने का मौका मिलता है या आपने क्या सीखा? बिल्कुल सीखने का मौका बिल्कुल मिलता है, क्योंकि होता है ऐसे जब गाना रिकॉर्ड होता है तो जो दूसरा आर्टिस्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद जाज़िब, जब हम ओएसटी रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने यहाँ से अपने लंदन में जो मेरा अपना होम स्टूडियो है, यहाँ से मैंने वोकल्स रिकॉर्ड करके भेजे थे एंड वी वर इन कॉन्टैक्ट, मी एंड अहमद जाज़िब, तो ही वाज़ टेलिंग मी कि हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं या ऐसे ट्राई कर लेते हैं, लाइक सजेशंस वो दे दे रहे थे, व्हिच वाज़ अ ह्यूज हेल्प, ऑफ कोर्स, लाइक डिफरेंट वोकल टेक्निक्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड देन उनके ये जो सारे आर्टिस्ट जिनके आपने नाम लिए, ये सारे सीनियर्स ही हैं एंड वर्किंग विद देम इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि वो चैलेंजिंग भी होता है बट एट द सेम टाइम इट्स एक्साइटिंग, और वो मुझे और इंकरेज करती है ये चीज़ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट दूँ एंड या। दैट्स ग्रेट। और हम जानते हैं कि जैसे-जैसे हमारा सफ़र जो है आगे बढ़ता है, जो करियर है आगे बढ़ता है, तो बहुत सारी ऐसी कोई लम्हे होते हैं जो बड़े यादगार बन जाते हैं, बड़े मेमोरेबल होते हैं किसी न किसी वजह से और हम उनको याद रखते हैं पूरी ज़िंदगी उनको या किसी वजह से वो बड़े यादगार हो जाते हैं लम्हे। तो आपका जो अब तक का जो करियर है, जो सफ़र है आपका, तो कोई ऐसा लम्हा जो वाक़ई बड़ा आपके लिए यादगार था, किसी भी वजह से तो आप याद करना चाहें? आई थिंक यादगार सबसे ज़्यादा मैं 13 इयर्स की थी जब मेरा एक ओरिजिनल सिंगल मैंने रिलीज़ किया था और वो मेरी पहली बड़ी परफ़ॉर्मेंस थी। यहाँ पर सेंट्रल लंदन में ट्रफाल्गर स्क्वायर के नाम से एक जगह है, वहाँ पर मैंने परफ़ॉर्म किया था। ओवर हाउ मेनी पीपल, 50,000, 500,000 लोग से ज़्यादा थे। वो पूरा ट्रफाल्गर स्क्वायर भरा हुआ था एंड वो मेरी पहली बिग परफ़ॉर्मेंस थी, वो भी एट द एज ऑफ 13, और तब भी मुझे याद है, इवन टुडे अगर मैं उस परफ़ॉर्मेंस के बारे में सोचती हूँ, मुझे याद है मैं कैसा फ़ील कर रही थी स्टेज पे जाने से पहले। मैं नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी। अम, एक्चुअली एक्साइटेड ज़्यादा थी नर्वस से, एंड आई रिमेंबर मेरे डैड तब भी मेरे से 10 टाइम्स ज़्यादा नर्वस थे। ही वाज़ टेलिंग मी स्टेज पे चढ़ने से पहले कि ऐसे करना है, वैसे नहीं करना, एंड नॉर्मली ये होता है कि मैं हमेशा उनको काम कर रही होती हूँ एंड इवन राइट नाउ वो मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ही नोज़ कि आई एम राइट। हमेशा ऐसे ही होता है। मेरे जो भी परफ़ॉर्मेंसेज़ होती है, स्पेशली ये वाली, ये इस वाली परफ़ॉर्मेंस पे वो भी बहुत नर्वस थे। लेकिन ये याद मुझे हमेशा इसलिए रहेगी बिकॉज़ परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी गई, अगेन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था हुँ, एंड वो मेरे सिंगल का ऑफ़िशियल लॉन्च भी था। सो येस, इट्स वेरी स्पेशल टू मी। ओके, 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 दैट्स ग्रेट। अच्छा निशा आज जब आप याद करती हैं, ठीक है, आप अपने सफ़र को जितना भी है, तो कौन से कोई नाम है जिनको आप याद करना चाहेंगी? द पीपल दोज़ हू हैव बीन वेरी स्पेशल इन योर लाइफ, द पीपल दोज़ हू कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स यू इन योर सिंगिंग करियर? Um, I think just my parents, to be really honest. I think कि मेबी अब थोड़े से पेरेंट्स ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मॉडर्न हो गए हुए हैं, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज़ जो मैंने सुनी है अबाउट ऐसे लोग, लाइक चिल्ड्रन जो अपनी लाइफ में कुछ आर्ट से रिलेटेड करना चाहते हैं एंड उनको डॉक्टर बनने की तरफ पुश कर दिया जाता है या लॉयर या इंजीनियर या समथिंग लाइक दैट। आई फील लाइक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स ओपन माइंडेड हों एंड सपोर्टिव हों, ताकि दे कैन रिकग्नाइज कि उनकी उनकी जो चिल्ड्रन हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्या परस्यू करना चाहते हैं बड़े होकर। तो आई फील लाइक इस एस्पेक्ट से आई हैव बीन वेरी लकी, लाइक शुरू से मुझे एक भी दफ़ा नन ऑफ माय पेरेंट्स हैव सेड कि नहीं, व्हाई डोंट यू बी अ डॉक्टर, या आप लॉयर क्यों नहीं बन जाते, या आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। लाइक जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उन्होंने मुझे सपोर्ट हमेशा किया है। तो आई थिंक माय मदर एंड माय फादर प्रोबब्ली ये बस यही दोनों हैं, दैट्स इट। Yeah, okay, okay, that's great. Or Nish, I know that because you live in UK, you were born here, and you got your all education here. Were you born in the UK, no? Or in नहीं, Pakistan? नहीं, एक्चुअली आई वाज़ बोर्न इन पाकिस्तान, मैं लाहौर में पैदा हुई थी। Okay, okay, okay. So Yeah. when your parents shifted here, so you were very small at that time when you came with the जी, family. आई वाज़ ओनली 1, येस, मैं 1 साल की थी जब हम लंदन शिफ्ट हो गए थे, तो मैं बड़ी यहाँ पर हुई हूँ लेकिन मैं पैदा लाहौर में हुई थी। Okay, okay. So then we can, but still that I would say because you had all your upbringing here, and you got your education also here. So, but I see that you speak very good Urdu.
Oh, So thank you. how is that? Because is that in the family that you speak Urdu at home, or how you develop it, all that? Because I know that you naturally you speak very good English because you got your education here. So what is the secret of speaking good Urdu as well? सीक्रेट एक्चुअली कुछ खास नहीं है, इट्स जस्ट कि हम जब से छोटे थे तब से घर में हम उर्दू ही बोलते हैं। मामा एंड डैडा के साथ वी स्पीक इन उर्दू, हम इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे जब हम छोटे थे। क्योंकि लाइक मामा एंड डैड कहते हैं कि लाइक स्कूल जाके तो सीख सीख लेनी थी एनीवे। स्कूल में उन्होंने उर्दू तो नहीं सिखानी, तो वे वो घर पे ही सीख लो, एंड देन बाहर जब जाओगे देन इंग्लिश तो सीख ही लेनी है। क्योंकि वे इन द यूके, हम पाकिस्तान में नहीं है, तो आई थिंक वो फिर वो आदत बन गई बोलने की। एंड देन फिर बड़े होते हुए जो गाने मैं सीखती थी छोटे होते हुए, मैं लता जी को बहुत गाती थी जब मैं छोटी थी। अभी भी गाती हूँ बट तब बहुत ज़्यादा गाती थी। और उनकी वो ऑब्वियसली जो पुराने गाने होते हैं उनके लिरिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऐसे-ऐसे वर्ड्स तब होते थे लाइक जो मैं गाती थी जिनका मीनिंग भी मुझे नहीं पता था। और आई थिंक उसकी भी वो प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस होती गई एंड देन वो बस आदत हो गई है, तो अब आई कैन स्पीक बोथ। दैट्स रियली ग्रेट। निश जो पंजाबी ज़ुबान है, तो वो उसकी एक बड़ी अपनी एक मिठास है उसमें, और उसमें जो अब हम गाने वगैरह सुनते हैं, तो उसका भी एक अपना एक लहज़ा है, मज़ा है। तो मुझे आई एम श्योर दैट यू सिंग पंजाबी वेरी वेल। तो मैं चाहूँगा कि जो नाज़रीन मुकालमा के आप कोई भी अपना पसंदीदा पंजाबी का कुछ सुनाएँ हमें। ठीक है। सदरा दी बूए वे मैं तेरे ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਬੂਏ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਦਿਲ ਸ਼ਦਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ दीवाना मैं तेरी चलिया तू मेरा है सियाना मैनू गलदा बना के रखी टोलना वे मैनू गलदा बना के रखी टोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना भी मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल से रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया। थैंक यू। वेल डन, ग्रेट। और जो लहजा जो पंजाबी का, वो भी आपने बिल्कुल पंजाबी की तरह गाया, और ये बड़ा अच्छा है कि जिस थैंक भी यू। हम ज़ुबान में गाएँ, तो वो उसका लहजा जो वो अच्छा, आपने उर्दू में भी गाया, पंजाबी में भी। मैं चाहूँगा कि जो नाज़रीन मुकालमा टीवी के, वो आपको इंग्लिश में भी आपको कुछ सुनाएँ। ओके, हाँ ओके, जी। ठीक है। अम, ओके, ओके, मैं सोच रही हूँ क्योंकि आपने मुझे स्पॉट पे डाल दिया। ओके, ओके, ठीक है। Same bed, but it feels just a little bit bigger now. A song on the radio, but it don't sound the same. My friends talk about you, all it does is just tear me down. My heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh, ooh. So young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have give you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Thank you. Oh, well done, well done. Great. That sounds so beautiful in Thank English you. as well. Yes, yeah, yeah. That's great. Nish, would you like to tell me, and also all the viewers, to the people, those who watch Mukalma TV, that who is your favorite singer?
because and throughout the career we have, I think the choice changes, but I would like to really ask. I'm interested to know that. Okay. So उस्ताद राहत फ़तेह अली खान तो हैं ही, like he is like an obvious person. उसके अलावा आई थिंक लता जी, उनको मैं बहुत फ़ॉलो करती हूँ, एंड श्रेया घोषाल एंड नयरा नूर इज़ अनदर फेवरेट. एक्चुअली देयर सो मेनी, मेरे से फेवरेट पिक किया नहीं जाता, बट इफ आई हैड टू पिक, अगर मैं टॉप लिस्ट करती तो आई थिंक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान एंड श्रेया घोषाल. ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा निशी, ये कहते हैं कि जो मौसीकी है उसकी जो बेस जो है वो क्लासिकल मौसीकी जो है, जो आप देखें हमारे घराने भी हैं जो जो गाते हैं, और वहाँ से बहुत नामवर लोग जो हैं वो पैदा हुए हैं जिन्होंने बड़ा नाम किया क्लासिकल मौसीकी में. तो आप क्या सोचते हैं इस हवाले से जब आपकी ट्रेनिंग है, क्योंकि जो आपकी आवाज़ है उसमें हमें जो रिचाव है वो नज़र आता है, जो उसकी झलक जो है वो नज़र आती है. तो क्या आपने इसको भी सीखा बाकायदा, या कुछ इस तरह से, इस हवाले से बताइए? आई थिंक मैं डेफिनेटली सीखना चाहूँगी, इसकी थ्योरी में ज़रूर जाना चाहूँगी इनटू मोर डिटेल. लेकिन अभी तक मैंने क्लासिकल म्यूज़िक एज़ सच सीखा नहीं है, लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी अभी तक नहीं है, लेकिन ज़रूर आई एम लुकिंग इनटू इट, मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी इसकी थ्योरी. आई फील लाइक कि एज़ आई सेड बिफोर, बेसिक्स तो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन आई थिंक उसकी डिटेल में जाना इज़ समथिंग दैट आई वुड बी इंटरेस्टेड इन. यप. दैट विल बी ग्रेट. अच्छा निश, ये बताइए कि जो बीबीसी है वो मेरा ख्याल रैंकिंग करता है एक साल में कुछ लोगों की आवाज़ों को, जो पॉपुलर हुए उस साल में. तो इस हवाले से बताइए, क्योंकि आप भी उसमें उस कैटेगरी में आई. जी, बीबीसी की एक्चुअली एवरी ईयर एक कैंपेन होती है बीबीसी फ्यूचर साउंड्स के नाम से, एंड वो उनकी अपनी एक लिस्ट होती है पॉपुलर आर्टिस्ट की, एंड पीपल दैट द ऑडियंस शुड वॉच आउट फॉर, उनके दे शुड वॉच आउट फॉर देयर प्रोजेक्ट्स और कोई भी अपडेट्स वगैरह. तो उनकी टॉप 10 की एक लिस्ट होती है जिसमें इस साल मेरा भी नाम है. एंड यहाँ पर एक्चुअली यूके बेस्ड ही है, लाइक यूके में जितने आर्टिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बनती है. तो या आई फील वेरी स्पेशल एंड प्राउड कि मैं उस लिस्ट में भी हूँ. एंड वो बीबीसी एशिया नेटवर्क ने भी बहुत रिसेंटली दे हैव बीन सपोर्टिंग मी अ लॉट, लाइक इंटरव्यूज वगैरह, एंड जो भी अपडेट्स होती हैं वो उनको शेयर ज़रूर करते हैं, एंड मेरे गाने भी वो चलाते हैं अपने रेडियो पे, तो दैट फील्स रियली गुड टू. बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा। और ये सारी जो आपकी कामयाबी है, ये इसका सुन के और बहुत खुशी हो रही है कि किस तरह आपने उसको मेंटेन किया है। और मैं समझता हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं किसी भी काम में और पूरी दिलचस्पी लेते हैं, तो खुदा जो है वो और ज़्यादा मौक़े अता करता है। खुदा और जो है वो हमें जो है वो बरकत देता है। निश, इससे पहले कि हम आखिरी जो मैसेज जो है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे नाज़रीन को एक और गाना जो है वो सुनाना चाहें। बिल्कुल ठीक है, मैं एक और गिटार पे सुना देती हूँ जी, जी, अगर आप प्लीज़, कहते हैं. प्लीज़ सुनाइए गिटार पे सुना ये वाला सॉन्ग जो मैं सुनाने लगी हूँ, ये सबसे जो मेरा फर्स्ट ओएसटी था, इट्स कॉल्ड तू इश्क है, एंड मेरे ओएसटीज में से सबसे फेवरेट आई थिंक यही होगा, तो मैं इसकी कुछ लाइनें सुनाती जी, ज़रूर, ज़रूर। हूँ. बस तेरी कुर्बतों का जुनून है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है, सांस आई जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं, दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं, तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ. थैंक यू. वेल डन, वेल डन। बहुत ही खूबसूरत। और निश, मैं चाहूँगा कि क्योंकि
दिल तो बहुत करता है कि और ज़्यादा बातचीत हो, लेकिन मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और ख़ास तौर पे आपके वालिद साहब जो हैं आशिर साहब का भी, जब उनसे भी बातचीत हुई और इस इंटरव्यू के लिए, और आपने जो वक़्त दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा यादगार मौका है मेरे लिए भी ज़ाती तौर पे, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये जो मुकालमा टीवी है, ये एक मेरा इनिशिएटिव है ज़ाती तौर पे, और ये बहुत अभी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जो शायर हैं, दानिश्वर हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, और ख़ास तौर पे मेरी ख़्वाहिश है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जो तख्लीक़कार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ किए जाएँ, नाज़रीन उनको देखें, उनकी ज़िंदगी के बारे में और ज़्यादा जानें, और जो फ़न जो खुदा ने उनको दिया उनको सराहें। तो आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़ास तौर पे जो मुकालमा टीवी को देखते हैं इस हवाले से, और ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से जो आपको देख के यकीनन इंस्पायर होंगे और होते हैं, तो आज आपका मैसेज जो है जो वो क्या होगा? बिकॉज़ आपने यूथ का स्पेशली ज़िक्र किया था, आई थिंक माय मैसेज वुड बी कि नॉट ओनली स्पीकिंग अबाउट म्यूज़िक, कोई भी अगर उनका इंटरेस्ट है लाइक किसी भी फ़ील्ड में वो जाना चाहते हैं, अगर वो पेंटिंग करना चाहते हैं, अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं, या इवन इफ वो कोई किसी को लॉयर बनने का शौक है, या अगर वो भी सिंगिंग करना चाहते हैं, तो आई फ़ील लाइक कि द की इज़ नॉट टू गिव अप। और अगर आप एक चीज़ के टुवर्ड्स अगर आप पॉज़िटिवली काम करते जाओगे, तो इवेंचुअली आप अपना गोल ज़रूर रीच करोगे। तो जस्ट टू वर्क हार्ड इज़ माय मैसेज। जी, जी। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप देख रहे थे मुकालमा टीवी, और आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ही मशहूर सिंगर निश आशिर थीं, और हमने उनकी ज़िंदगी के हवाले से बातचीत की, उनके करियर के हवाले से बातचीत की, और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ से अपना इज़हार जो है वो किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यकीनन इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को याद रखेंगे, इसको देखेंगे और इसको शेयर करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप मुकालमा टीवी जो है उसको देखें, उसको शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो पैगाम है, जो इंटरव्यूज़ हम करते हैं मुख्तलिफ़ फ़नकारों के, वो आप तक पहुँच सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया। अनिश, वन्स अगेन आई एम ग्रेटफुल टू यू थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। for your time which you gave. It has been a wonderful time. I really enjoyed doing this थैंक interview. यू, थैंक यू, Okay, सो डिड आई। okay, you take care. और आप सबसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और नए मेहमान को, एक और नई शख्सियत को आपके सामने लाएँगे और आपसे मुतारिफ करवाएँगे। बहुत शुक्रिया।